गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं अनिल देवड़ा एक बार फिर से एग्जाम कौशल यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास फिजिक्स का पूरा सिलेबस मैं आप लोगों को यहाँ पर ऑनलाइन प्रोवाइड करवाऊंगा बहुत ही बढ़िया तरीके से, साथ ही साथ में न्यूमेरिकल भी इसके होंगे। अच्छा, ये हमारा चल रहा है 15 लेक्चर। इन दिस लेक्चर वी हैव डिस्कस अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, कैसे इसे समझेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे क्वांटिटी होती है, उसकी यूनिट क्या होता है, उसके डायमेंशंस क्या होते हैं, तो जानेंगे आज के वीडियो में। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। नाउ स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम समझते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझने के लिए क्या हम, ठीक है, ध्यान से समझते जाइएगा कि क्या हम किसी वेक्टर क्वांटिटी को स्केलर क्वांटिटी में बदल सकते हैं। यानी अगर मैं आप लोगों को एक वेक्टर क्वांटिटी दे दूं और वेक्टर क्वांटिटी से बोलूं कि इसे स्केलर क्वांटिटी में बदल दो, तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं? तो इसका जवाब है हाँ, हम ऐसा कर सकते हैं। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब क्या होता है कि सर उसके पास डायरेक्शन हो, अगर वहां से डायरेक्शन को लेकर सिर्फ हम उसके मैग्नीट्यूड या सिर्फ हम उसके क्वांटिटी की वाइज करेंगे, उसको क्वांटिफाई कर लेंगे, तो उसे हम कहेंगे कि ये कौन सी क्वांटिटी है, तो ये है स्केलर क्वांटिटी। देखिए, इसे एक एग्जांपल के थ्रू मैं आप लोगों को समझाता हूं। देखिए, इमेजिन कीजिएगा इसको एक एग्जांपल के थ्रू अगर अपन समझें, तो जैसे हमारे पास में यहां पर क्या है स्टूडेंट, जैसे एक पाइप है और उस पाइप में से पानी आ रहा है। अच्छा, सोचो उस पाइप में से जब पानी आ रहा है तो क्या उस पानी के पास डायरेक्शन है? तो आप बोलोगे हाँ सर है, क्योंकि जैसे ही पानी आ रहा है तो हम बोलेंगे कि उसके पास एक करंट है और उसकी डायरेक्शन है। अच्छा, जैसे वो पानी जो उसके मुंह में से निकल रहा है, ठीक है, तो यहां से जैसे ही निकल रहा है तो निकलने के बाद उसके पास क्या है? डायरेक्शन। भैया मैं इधर पानी करूंगा तो इधर ही जाएगा, इधर करूंगा तो इधर जाएगा, इधर करूंगा तो इधर जाएगा। इसका मतलब आप क्या बोलोगे कि सर जो अभी उस पाइप में से जो पानी निकल रहा है वो कैसी क्वांटिटी है? वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, बिकॉज उसके पास डायरेक्शन है। और साथ ही साथ में हम ये भी बता सकते हैं कि एक सेकंड में कितना पानी निकल रहा है। ठीक है, जैसे एक सेकंड में पानी निकल रहा है, मान लेते हैं कि 1 लीटर, तो 1 लीटर पर सेकंड पानी निकल रहा है और साथ ही साथ उसमें क्या है? डायरेक्शन भी है। बात समझ में आई? तो दैट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। बट अब सोचिए, उसी पानी के पाइप को मैंने एक बकेट लिया और उस बकेट में पानी के पाइप को कर दिया। अच्छा, बकेट उसके बाद क्या होगा? धीरे धीरे पूरी बकेट भर जाएगी। अच्छा, अब मैंने हटा दिया, पाइप सब कुछ बंद कर दिया। अच्छा, अब बंद कर दिया तो अब वो पानी जो है वो किसके अंदर आ गया? बिल्कुल सही, बकेट के अंदर आ गया, उस बाल्टी के अंदर आ गया। अब मैं आप लोगों से पूछता हूं कि क्या उस बाल्टी के अंदर जो पानी है, क्या उसके पास अब डायरेक्शन है? नहीं। तो उसके पास सर अब वो एक ऐसी क्वांटिटी बची जिसके पास अब डायरेक्शन नहीं है, लेकिन पानी तो है, एक अमाउंट तो है, यानी एक मैग्नीट्यूड तो है। बात सभी को समझ में आई? तो बस इसी तरीके से हम लोगों को इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कॉन्सेप्ट भी समझना है। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स जब हम समझ जाएंगे तो जो हमारे पास में नेचुरल फिनोमिनाज में जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालने के लिए जो बहुत टफ प्रोसेस होती है ना, जो एक टफ पार्ट होता है जो हम कुलाम्स लॉ से निकालते हैं, उससे का एक बहुत इजीएस्ट रूप पता चलेगा हम लोगों को, एक इजी वे पता चलेगा, और वो होगा गॉस थ्योरम। तो उसे समझने के लिए सबसे पहले स्टूडेंट हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स के कॉन्सेप्ट को समझना होगा। नाउ अच्छा, अब एक और चीज देखते हैं। एक और चीज यहां पर हम क्या देखते हैं कि सर अगर सोचिए कि अब मैं उसी जो वो पानी आ रहा था, ठीक है, पाइप में से जो पानी आ रहा था, अच्छा उस पानी की क्वांटिटी, उस पानी के पास जो डायरेक्शन है, उसके पास जो क्वांटिटी है, जो पानी निकल रहा है, वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? हाँ सर, जो पानी मुंह में से निकल के बाहर की तरफ आ रहा है तो वो एक मोटर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अगर मैंने एक छोटी कम हाफ पावर की मोटर, यानी मैंने हाफ हाफ पावर की मोटर अगर लगाई है, तो पानी क्या होगा कि सर उसके पास डायरेक्शन है लेकिन उसके पास मैग्नीट्यूड कम होगा। ठीक है, मतलब कम पानी निकलेगा। लेकिन वहीं पर मैंने अगर 2 हार्स पावर की मोटर लगा करके अब पानी निकाल रहा हूं तो उसके पास क्या होगा? बिल्कुल सही। इसका मतलब क्या है कि पानी को धकेलने वाली क्वांटिटी यहां पर मेजर कर रही है। ठीक है, डिपेंड कर रही है। अब वही चीज यहां पर भी हम लोग समझेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स को आप कैसे समझते हैं।
ठीक है। अच्छा, इसी को एक और छोटे से एग्जांपल से मैं और समझाता हूं। जैसे हमारे पास में एक कमरा है। अच्छा, जैसे ही मैंने खिड़की ओपन करी तो कितनी बढ़िया हवा आ रही है। ऐसा होता है ना कि हमने खिड़की ओपन करी तो हवा आ रही है। अच्छा, हवा के पास क्या डायरेक्शन है? हाँ है। क्या मैग्नीट्यूड है? हाँ वो भी है। लेकिन वो हवा जब हमारे इस पूरे कमरे में भर गई, क्या अब उसके पास डायरेक्शन है? नहीं, लेकिन सिर्फ क्या है? मैग्नीट्यूड है। तो हम फिजिक्स में ऐसा कर सकते हैं कि कोई क्वांटिटी अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो हम उसका मैग्नीट्यूड पार्ट में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं या सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर सकते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही फिनोमिना अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स में देखते जाइएगा। देखिए, अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स को बनाने के लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। अच्छा, अब हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड को बनाने के लिए इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन लगती है। तो अब सारी चीजों को बहुत अच्छी तरीके से इमेजिनेशन के साथ में करते चलिएगा। देखिए, अब क्या है कि इमेजिन कीजिए कि सर यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है। अच्छा, अब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो और इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन इस डायरेक्शन में ऐसी जा रही है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में, काफी सारी ऐसी लाइंस इधर ऐसे पास हो रही। बात समझ में आई? अच्छा, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड, बोले सर यहां पर टोटल कितनी इलेक्ट्रिक लाइंस पास हो रही है? तो मैंने कहा कि 1 लाख इलेक्ट्रिक लाइंस पास हो रही है। कितनी? 1 लाख इलेक्ट्रिक लाइन से यहां से पास हो रही है। अच्छा, सबका हर एक लाइन का मैग्नीट्यूड फिलहाल अपन मान लेते हैं कि वो 1 है। कितना है? इंटेंसिटी कितनी बता रहा है? 1। जैसे एक इलेक्ट्रिक लाइंस आई, ध्यान से समझते जाइएगा, एक इलेक्ट्रिक लाइंस तो अपने पास में एक इंटेंसिटी, दूसरी इलेक्ट्रिक लाई तो 2 इंटेंसिटी, तीसरी इलेक्ट्रिक 3 इंटेंसिटी, चौथी, इस तरीके से 1 लाख इलेक्ट्रिक लाइंस जा रही हैं, यानी इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन प्रोड्यूस हो रही है। चलिए, अब हम इसे क्या करना चाहते हैं? अब हम इसे स्टूडेंट्स क्वांटिफाई करना चाहते हैं, इसे कैप्चर करना चाहते हैं। इसी तरीके से जैसे पानी से पाइप आ रहा था, हमने बाल्टी लिया, अब हम इस इलेक्ट्रिक लाइंस को कहीं पर होल्ड करना चाहते हैं, कहीं पर भरना चाहते हैं। अब उसके लिए मुझे क्या लेना पड़ेगा? तो उसके लिए सिंपल सी बात है, जैसे थोड़ा सा समय दीजिएगा मुझे। हाँ, जैसे यहां पर मैंने एक सिंपल सा एक कागज ले लिया है और जैसे मैंने यहां पर इसको रख दिया ऐसे, ठीक है, ये कागज का टुकड़ा, ठीक है, ऐसे रख दिया। अब सोचिए, जो 1 लाख लाइंस जा रही थी सर, वो यहां से भी जा रही थी, 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 बहुत सारी जा रही थी। क्या सारी की सारी इससे पास हो रही है? इस पेपर से क्या सारी की सारी पास हो रही है? आप क्या बोलोगे? नहीं सर, एक की इंटेंसिटी 1 थी, यहां पर हमने देखा कि 1 2 3 4 5 6, इसमें से 50 लाइंस पास हो रही है। तो आप क्या बोलोगे कि इस पेपर ने कितने इलेक्ट्रिक लाइंस को या कितने इलेक्ट्रिक फील्ड को होल्ड कर लिया, अपने अंदर से निकलने दिया, पकड़ लिया? या फिर हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इससे कितना लगा हुआ है। तो ये वाला तो लगा हुआ नहीं था, ये वाला भी लगा हुआ नहीं था, इसके अंदर से जितनी लाइंस पास होगी वही इलेक्ट्रिक फील्ड लगा हुआ है। और वो जो लाइंस यहां से पास हो रही है वो मान लेते हैं 50। तो अब यहां पर एक लाइन 1 लाख लाइंस पास हो रही थी, बट इस पेपर ने कितने को होल्ड किया? बिल्कुल सही, तो इस पेपर ने कितने को होल्ड किया? तो ये होल्ड किया ओनली 50 लाइंस को। तो हम बोलेंगे कि इसने कितने इलेक्ट्रिक फील्ड को कैप्चर किया? वो बिल्कुल सही बात है, इसने कितने इलेक्ट्रिक फील्ड को कैप्चर किया? तो आप बोलोगे सर 50, ठीक है, यानी इसके ऊपर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पूरे पेपर के ऊपर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड 50। ओके स्टूडेंट्स, आई होप सो ये पूरा फिनोमिना बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब देखिए, यही सारी चीजों को हम समझते चलते हैं, देखते जाइएगा। अब सबसे पहले मैं यहां पर आप लोगों के लिए कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता हूं, ठीक है, इमेजिनेशन के साथ में करते चलिएगा, बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है आज सभी, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक यहां पर इस तरह से, ठीक है स्टूडेंट्स, ये देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। अच्छा, एक दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने ये बनाया, कुछ अच्छा, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड में कुछ तो फर्क दिख रहा है। हाँ सर, याद कीजिए, ये तो अपन पढ़ चुके हैं कि जहां पर ये जो लाइनें, जहां पर क्राउडिंग कम होता है, लाइंस दूर दूर होती है, हम बोलेंगे कि यहां का इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है। कम लाइंस हैं या लाइंस ज्यादा दूर दूर है, ज्यादा क्राउडिंग उनके अंदर कम है, तो हम बोलेंगे कि यहां का इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कंपैरिजन में स्ट्रांग है।
इसका मतलब यहां पर ये मैंने रिप्रेजेंट किया किसको, हमने यहां पर रिप्रेजेंट किया स्टूडेंट किसको, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो हमने यहां पर रिप्रेजेंट किया वीक इलेक्ट्रिक फील्ड को, ठीक है। अच्छा ये कौन सा है, तो ये इसके कंपैरिजन में क्या है, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। दैट इज अ वीक इलेक्ट्रिक फील्ड और दैट इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, बिकॉज द लाइन ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ लाइन या क्राउडिंग ऑफ द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन इज मोर देन दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, सो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज मोर स्ट्रॉन्गर देन दिस। ओके क्लियर। चलिए अब यही चीजों को समझिएगा कि हाँ, अच्छा अब इलेक्ट्रिक फील्ड को थोड़ा सा और समझो कि जितनी लाइंस इससे पास हो रही थी, याद कीजिए 50 लाइंस इससे पास हो रही थी ना, तो इसने जितनी लाइंस को अपने अंदर होल्ड करके रखा है उसे ही हम कहेंगे क्या, उसे ही हम कहेंगे कि वो इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, ठीक है। चलिए अब देखिएगा, अब मैंने सोचिए इस पेपर को यहां पर इस फील्ड में रखता हूं, ठीक है, और इस पेपर को मैं इस फील्ड में रखता हूं। चलिए तो देखिए मैंने एक सिंपल सा एक एरिया लिया, एक सरफेस ली, और वो सरफेस है जैसे ये। अच्छा जैसे ही मैंने इस सरफेस को यहां पर लिया, ठीक है, एक सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट कर, अच्छा एक सरफेस को, तो इससे कितनी लाइंस पास हो रही है, बोलोगे आप सर 3, इसका मतलब इससे कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक हो रहा है, तो ओहो सर यहां से तो सिर्फ 3 इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक हो रहा है, बट लेकिन यही सरफेस को उठा करके अगर मैं यहां रख देता हूं, उतनी ही बड़ी सरफेस को ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, तो आप क्या बोलोगे कि सर वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को भी क्या करेगा, ज्यादा होल्ड करेगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का हमने एक सिंपल सा सिंबल बनाया फाई, और इससे हम रिप्रेजेंट करेंगे ई से। इसका मतलब स्टूडेंट यहां पर एक बहुत अच्छी बात हमको क्या पता चल रही है, हमको यहां पर सबसे अच्छी बात ये पता चल रही है कि सर ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है फाई ई, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के। अच्छा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशनशिप पता है कि अगर एक क्वांटिटी बढ़ेगी तो दूसरी भी बढ़ेगी। देखिए एक सरफेस को हमने वीक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड वीक था तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी कम था। जैसे ही हमने इसको यहां पर रखा तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर स्ट्रांग हुआ तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी ज्यादा हो गया। इसका मतलब यहां पर इस छोटे से एक्सपेरिमेंट से, इस छोटी सी बात से हमको यह समझ में आ रहा है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में कौन सा रिलेशन है, तो दैट इज अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन। इतना हिस्सा सभी को समझ में आया होगा, बहुत बढ़िया। चलिए ठीक है, दूसरा हिस्सा देखते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अच्छा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, एक चीज तो हमको समझ में आ गया, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे मैंने आप लोगों को सबसे स्टार्टिंग में बताया था कि पानी की मोटर डिपेंड करेगी कितना पानी निकल रहा है, कितनी क्वांटिटी जमा हो रही है। उसी तरीके से एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होल्ड होगा वो डिपेंड किसके ऊपर करेगा, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जितना स्ट्रॉन्ग, जितनी ज्यादा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यानी लाइंस ज्यादा पास होंगी, उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होल्ड होगा। क्लियर, बहुत बढ़िया। नाउ अब आगे बढ़ते हैं कि अब हमने क्या किया। अब स्टूडेंट्स हमने यहां पर एक चीज और स्पेशल कर दी, हमने एक चीज और यहां पर स्पेशल क्या कर दी कि सर अब मैंने यहां पर इमेजिन कीजिएगा बिल्कुल इसी तरह, सबसे पहले जैसे ये पेपर का मैंने टुकड़ा लिया था और ऐसे इसने 50 लाइंस होल्ड करी थी। अब सोचे इसी पेपर को, यानी एक मैंने दूसरा पेपर लिया और वो ऐसा, ये अच्छा बड़ा हो गया। क्या बढ़ गया, आप क्या बोलोगे सर क्या बढ़ गया, इसका सरफेस एरिया बढ़ गया। जैसे ही सरफेस एरिया आपने ज्यादा, तो ये ज्यादा लाइंस को होल्ड नहीं कर पाएगा। अरे बिल्कुल उसी तरीके से सोचिए ना कि जैसे मोटर में से जब पानी, पाइप में से जब पानी निकल रहा था, मैंने एक 5 लीटर की बकेट रखी, एक 10 लीटर की बकेट रखी, तो पानी ज्यादा कौन होल्ड करेगा, 10 लीटर वाला। इसी तरीके से मैंने एक छोटी सरफेस छोटा रखा और उसी को अगर मैं बड़ा एरिया कर दूंगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी क्या होगा, ज्यादा लिंक होगा। इसका मतलब हम समझ गए कि सर ये दूसरी क्वांटिटी है जिसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, वो है एरिया। एरिया के ऊपर डिपेंड कर रहा है। बात सभी को समझ में आई, किसके ऊपर, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर डिपेंड कर रहा है और एरिया के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है। जितना बड़ा एरिया उतना ज्यादा फ्लक्स लिंक होगा, सिंपल सी बात।
अच्छा, अब इन दोनों को कंबाइन कर दें हम। अगर हम इन दोनों एक्सरसाइज को या दोनों कॉम्बिनेशन दोनों को कंबाइन करके लिख देते हैं तो यहां पर हमारे पास क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E मल्टीप्लाई बाय A। अच्छा, अब जैसे ही ये भी आप लोगों ने स्टूडेंट सुना होगा कि जैसे ही हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आया, और वो कांस्टेंट क्या है, मान लेते हैं K। अब देखिए, अब SI सिस्टम में, इन SI सिस्टम में इस K की वैल्यू को हम 1 मान सकते हैं। बोलो सर कभी तो कांस्टेंट की वैल्यू अलग होती है, कभी ऐसा। तो देखिए क्या हुआ कि हमने जब यूनिट और मेजरमेंट बनाया था तो यूनिट और मेजरमेंट में सबसे पहले यूनिट मेजरमेंट हमने बना चुके थे। अब उसके अकॉर्डिंग अगर कोई चीज आती है तो हमें उस कांस्टेंट की वैल्यू को, लेकिन एक ऐसी चीज जो दुनिया ने पहली बार देखी, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स जब खोजा गया था तब ये पहली क्वांटिटी मतलब हम बोल सकते हैं साइंस के सामने है। तो जब जो चीज पहली बार आती है तो उसके लिए हम चाहते हैं कि अब कांस्टेंट की कोई डिफिकल्ट वैल्यू ना हो। अब कोई डिफिकल्ट वैल्यू ना हो तो सबसे इजीएस्ट वैल्यू हम K की वैल्यू 1 मान लेते हैं। यानी हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला जो हो जाएगा वो हो जाएगा E मल्टीप्लाई बाय A। ठीक है, अब E मल्टीप्लाई बाय A, ये हमारे पास एक छोटा सा फॉर्मूला बना, किसका, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। अब स्टूडेंट यहां पर एक प्रॉब्लम क्रिएट होगी, एक बड़ी या छोटी सी, जैसी हम बोलना चाहें, एक प्रॉब्लम क्रिएट होगी। बोले सर क्या क्रिएट होगी, कि यहां पर ये वाली क्वांटिटी कैसी है, दैट इज अ स्केलर। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी, बहुत अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमको केवल वो लाइन से मतलब है, कितनी लाइंस हुई, 50 हुई, 60 हुई, ऐसे जाते हुए पास हो रही है या ऐसे जाते हुए, हमें उससे मतलब नहीं, सिर्फ कितनी पास हुई। बट लेकिन ये जब स्केलर क्वांटिटी बन रही है तो इसमें हमें देखने को मिलता है कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है, तो वो तो स्केलर क्वांटिटी, वो तो वेक्टर क्वांटिटी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के पास डायरेक्शन होती है, और वो डायरेक्शन कहां से कहां होती है, पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज, हम अच्छे से जानते हैं। अब स्टूडेंट क्या ये एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी होती है? हाँ, तो एरिया वेक्टर क्वांटिटी होती है। बोलो सर कैसे, हमने तो कभी पढ़ा नहीं एरिया वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो होती है स्टूडेंट, इसे हम एरिया वेक्टर कहते हैं। अच्छा वो कैसे, इसको समझाने के लिए एक छोटा सा मैं एग्जांपल लेता हूं। देखिए जैसे अब हमारे पास से झरना आ रहा है, पानी का एक झरना ऐसा बह रहा था, ठीक है। अच्छा पानी की जो डायरेक्शन है वो नीचे, बात सभी को समझ में। अब मैंने क्या किया, यहां से कुछ इस तरह से, ठीक है, ये कुछ इस तरह से मैंने बकेट बनाई, बाल्टी। अच्छा अब मैंने बाल्टी ली और मैं ये चाहता हूं कि ये बाल्टी मेरे भरा जाए, यानी जो पानी वाली वेक्टर क्वांटिटी है उससे मैं अपनी बाल्टी भर करके क्या चाहता हूं, स्केलर में कन्वर्ट करना चाहता हूं। अब मैं अपनी बाल्टी को लेकर के गया ऐसे, क्या बाल्टी में पानी जाएगा? अरे बिल्कुल नहीं जाएगा ना, क्योंकि सर पानी तो ऐसा सीधे गिर रहा है। और क्यों, तो आप क्या बोलोगे कि सर इसका ये जो एरिया है, इस एरिया की डायरेक्शन सही नहीं है, इसकी डायरेक्शन आप ऐसी करो तभी तो पानी इसके अंदर जाएगा। इसका मतलब यहां पर ये प्रूफ होता है कि एरिया के पास भी क्या है, डायरेक्शन। बात समझ में? अभी इस एरिया की डायरेक्शन किधर थी, इधर, पानी ऐसे जा रहा था, तो इसलिए पानी इसके अंदर गया नहीं। जैसे हम इसको, अब थोड़ा सा समझिएगा कि जैसे मैंने इसे थोड़ा सा टिल्ड करा तो पानी बहुत थोड़ा थोड़ा इसके अंदर जाएगा। अगर मैं इसको ऐसे करूंगा तो पानी थोड़ा और ज्यादा जाएगा, ऐसे करूंगा तो पानी और ज्यादा जाएगा। इसका मतलब हम समझ गए कि एरिया यहां पर कैसी क्वांटिटी है, दिस इज द वेक्टर क्वांटिटी। इसका मतलब एरिया भी यहां पर कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब एरिया अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो अब हमने 11th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं कि दो वेक्टर क्वांटिटी के प्रोडक्ट से अगर एक स्केलर क्वांटिटी मिलती है तो उसे हम डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं। कौन सा प्रोडक्ट बोलते हैं, डॉट प्रोडक्ट। अब इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के पास भी डायरेक्शन है, एरिया के पास भी अगर डायरेक्शन है और दोनों वेक्टर क्वांटिटी है और उनके प्रोडक्ट से स्केलर क्वांटिटी मिल रही है, इसका मतलब ये एक डॉट प्रोडक्ट है। बात सभी को समझ में? अब देखिए यहां पर यही लिखा हुआ है, द
इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विथ सरफेस। अच्छा, अब यहां पर बार बार एक शब्द यूज करेंगे अपन, लिंक। लिंक का मतलब लगा हुआ, ठीक है, जुड़ा हुआ। अब जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस तरीके से जा रहा है ना, तो उस सरफेस से लग करके या उसके आर पार जाना चाहिए, सरफेस के आर पार होना चाहिए। तो उसलिए हम शब्द यूज करेंगे, बार बार एक वर्ड यूज करेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विथ सरफेस इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द डॉट प्रोडक्ट ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E एंड एरिया वेक्टर। अब स्टूडेंट्स, यहां पर एक चीज और हम जानते हैं। बोले सर, हम एक चीज और क्या जानते हैं कि जैसे ही हमने ये पढ़ा है कि हम डॉट हटाते हैं तो यहां पर एक एंगल आता है और वो है EA cos थीटा। अब ये cos थीटा क्या है, ये थीटा क्या है, तो इसके बारे में अब डिस्कस करते हैं। आई होप सो ये E और A कैसे आया हमारे फॉर्मूले में, ये बात आप लोगों को समझ में आई होगी। अब हम बात करेंगे कि सर ये एंगल कैसे आ रहा है, ये थीटा कैसे आ रहा है हमारे फॉर्मूले में, ठीक है। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, और साथ ही साथ में मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर आप पढ़ रहे हैं तो स्टूडेंट अपने पेन कॉपी लेकर नोट्स बनाते चलिए, ठीक है। वही नोट्स आप लोगों को लाइफ टाइम काम देंगे, क्योंकि 11th 12th का फिजिक्स हमेशा काम आता है, ठीक है। चलिए नाउ स्टूडेंट्स, अब आगे बढ़ते हैं हम। अब आगे तो यहां पर अब ये तो हमने उसको समझने के, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सर हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन, इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद अ सरफेस ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज द इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ लाइंस। मैं फिर से बोल रहा हूं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स बेसिकली क्या है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बेसिकली वो लाइंस ही हैं जो हमारी सरफेस के साथ लिंक है। उस लाइन को क्वांटिटी वाइज हम गिन लें और वही क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, ठीक है। हाँ, अब पासिंग एक और शब्द यूज कीजिएगा, नॉर्मली। नॉर्मली लाइंस को ही हम लोगों को, यानी जो सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बना है, वही लाइंस हम लोगों को लेना है, वही कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो ये है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन, जो आप लोगों को एग्जाम में इस तरीके से लिख करके मार्क्स लेना है, ठीक है। चलिए, अब ये बात तो आप लोग समझ सको कि सर इलेक्ट्रिक फ्लक्स के फॉर्मूले में E कैसे आया, A कैसे आया, बट cos थीटा का यहां पर क्या भूमिका है, cos थीटा यहां पर क्यों है, तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, अब मैं यहां पर क्या करता हूं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड को रिक्रिएट करता हूं ऐसे करके, ठीक है। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, अब हमने यहां पर क्या किया है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड को बनाया। अच्छा, अब इलेक्ट्रिक फील्ड को बनाने के बाद यहां पर मैंने इस इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसकी इंटेंसिटी कितनी है, इंटेंसिटी है E। अब यहां पर मुझे इसके अंदर एक सरफेस को प्लेस किया मैंने, ठीक है। अब वहां पर एक सरफेस को अपन ने प्लेस किया, और वो सरफेस मैंने कुछ इस तरीके से प्लेस कर दी, ये यहां से ऐसे, ये। अच्छा, अब ये एक सरफेस है, ठीक है। इस सरफेस का एरिया जो है वो अपन ने कंसीडर करा कि उस सरफेस का एरिया A, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे कोई सरफेस थी और ऐसा मैंने प्लेस कर दी इसके अंदर, ठीक है। अब चीजों को समझिएगा कि सर कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स इससे लिंक है, तो यहां पर देख सकते हैं 1 2 3 4 5। तो अब क्या बोलोगे, इस इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में इस एरिया का इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है, 5। सिंपल सी बात समझ में आई, बहुत बढ़िया। नाउ अब इसे हम थोड़े से थीटा एंगल से रोटेट करते हैं, किसको, इस सरफेस को। अच्छा, इस सरफेस को मैंने क्या करा, ऐसे थीटा एंगल से थोड़ा सा ऐसे रोटेट कर दिया। अच्छा, जैसे ही मैं इसको ऐसे रोटेट कर देता हूं, ये तो अब सरफेस ऐसी हो गई। हाँ, अच्छा सर, अब सरफेस अगर ऐसी हो गई तो यहां पर इसको कितने थीटा एंगल पर रोटेट किया। अब मुझे बताइए कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पहले भी उतनी थी, एरिया अभी भी उतना ही है, क्योंकि हमने तो सिर्फ इसको टिल्ड करा है, सरफेस नहीं बदली, एरिया अभी भी उसके पास उतना ही है, लेकिन इलेक्ट्रिक फ्लक्स कम हो गया या ज्यादा। तो देखिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पहले कितना पास हो रहा था, 5, अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स 1 2 3 4, ये इतने से ही पास हो रहा है ना। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो गया, यहां पर कम हो गया।
तो इसका मतलब यह है कि सर इलेक्ट्रिक फ्लक्स E के ऊपर डिपेंड कर रहा है, A के ऊपर डिपेंड कर रहा है और साथ ही साथ में एक और क्वांटिटी थीटा के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो सर अब हमारे फॉर्मूले में E A थीटा आना था, ये कॉस क्यों आया? चलिए अब इसे समझते हैं। अब यहां पर हमारे पास में समझते हैं डेफिनेशन से कि हमेशा हमको इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन कैसी लेना है, वो वाली लेना है जो नॉर्मली हो 90 डिग्री के एंगल पे। तो देखिए अभी तो ये सारी 90 डिग्री के एंगल पे जा रही है इस सरफेस से, लेकिन क्या यहां 90 डिग्री का एंगल क्रिएट हो रहा है? नहीं सर, यहां तो अलग है। ठीक है, तब हम यहां पर क्या करते हैं, तो इमेजिन कीजिएगा कि सबसे पहली चीज, अब मैंने यहां पर पे थोड़ा सा कलर चेंज करता हूं स्टूडेंट्स, ठीक है, चीजें समझ में आया बस। अब यहां पर मैंने कुछ इस तरीके से एक ट्राइंगल ड्रॉ कर रखा, ये ऐसा, ये ऐसा। अच्छा अब मुझे बताइए कि मेरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स को जो मैं कैलकुलेट करना है मुझे 90 डिग्री से, तो ये 90 डिग्री बना रही है, ये इसके साथ 90, ये इसके साथ 90, ये इसके साथ 90, लेकिन जैसे ही मैंने इसका टिल्ड कर दिया तो टिल्ड करने के बाद ये वाली 90 थोड़ी बना रही, ये वाली लाइन है ये 90 डिग्री और 4 लाइंस यहां से भी पास हो रही है। फिर से अपन यहां पर सर अगर क्वांटिटी वाइज देखें तो सर एरिया वेक्टर से 4 लाइन पास हो रही थी, इस एरिया से 4 लाइन पास हो रही थी। थीटा टिल्ड करने के बाद पहले 5 हो रही थी, हमने थीटा टिल्ड करा तो 4 पास हो रही है, यही 4 इस लाइन से भी तो पास हो रही। इसका मतलब मैं इसके लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करूं या इसके लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करूं, बात एक ही होगी। अब चूंकि हमने डेफिनेशन बनाई है नॉर्मली, तो हम इसे हमारा मेन मानेंगे। ठीक है, चलिए। अच्छा अब और चीज देखिए, अगर एंगल थीटा यहां पर है, ठीक है, थीटा यहां पर है तो वो एंगल थीटा यहां पर होगा। अब हम पाइथागोरस थ्योरम, ये राइट एंगल बन जाएगा। ठीक है, 90 के सामने वाले को हाइपोटेनियस बोलते हैं, थीटा के सामने वाले को परपेंडिकुलर, सॉरी परपेंडिकुलर नीचे बनेगा। ये हम लोगों ने 10th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, ये परपेंडिकुलर और ये बेस। अब हमको ये वाली लाइन लाना है। अब हमको अगर ये वाली लाइन लाना है तो अब ध्यान से देखते जाइए, एरिया का ये वाला हिस्सा, तो इसे फिलहाल, ठीक है, हम फॉर्मूला यूज करते हैं cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। अच्छा cos थीटा तो एज इट इज बेस, हाइपोटेनियस यहां पर क्या है, तो हाइपोटेनियस ये वाला था और ये जितना एरिया ये था, ऐसा टिल्ड करा तो एरिया ये, यानी हाइपोटेनियस की जगह एरिया लिख दें, यानी बेस इज इक्वल टू, अब हमारे पास में क्या हो जाएगा, दैट इज a cos थीटा। इसका मतलब स्टूडेंट्स क्या है कि ये एरिया किसके इक्वल होगा, a cos थीटा के इक्वल। अब वही चीज है, हमने जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला अभी तक पढ़ा है स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है वो फाई इज इक्वल टू ई ए पढ़ा था, याद कीजिए ई ए। लेकिन इस केस में हमारे पास में जो एरिया है वो ये वाला काउंट करना, और ये वाला एरिया कितना है, तो वो है a cos थीटा। तो इस तरीके से हमारे पास में इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या बनता है, ई ए cos थीटा। अब ई ए cos थीटा, या फिर हम इसे वेक्टर फॉर्म में लिखें तो दिस इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड एरिया वेक्टर। बट सर यहां पर अभी तक आपने एक बात नहीं बताई कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की तो डायरेक्शन दिख रही है, बट एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या है। तो अब एरिया वेक्टर हम कैसे समझेंगे, तो देखिए एरिया वेक्टर को समझने का बहुत सिंपल सा तरीका है। एरिया वेक्टर को समझने के लिए हमेशा हमेशा हमेशा, जैसे यहां पर ये मेरे पास एक बुक है, इस सरफेस का एरिया वेक्टर ऐसे पेन रख दो 90 डिग्री, इस सरफेस का एरिया वेक्टर ये रहा, इस सरफेस का एरिया वेक्टर 90 डिग्री, इस सरफेस का एरिया वेक्टर 90 डिग्री आउटवर्ड, बाहर की तरफ। समझ में आ रहा है, ठीक है। इस सरफेस का एरिया वेक्टर, इस सरफेस का एरिया वेक्टर यहां पर ऐसा, या फिर इस सरफेस का एरिया वेक्टर यहां पर ऐसा। तो एरिया वेक्टर क्या होता है, सरफेस के साथ परपेंडिकुलर का रिलेशनशिप बनाता है। तो इसमें एरिया वेक्टर क्या होगा, तो ध्यान से देखते जाइएगा, इमेजिन कीजिएगा स्टूडेंट्स। अब यहां पर है ना, क्योंकि ये चीज यहां पर नजर हटी, दुर्घटना घटी। अच्छा सोचिए, इसका एरिया वेक्टर, तो सरफेस के साथ इसका एरिया वेक्टर यहां था, ये है एरिया वेक्टर ए। जैसे ही मैंने सोची इसे टिल्ड करूंगा तो ऐसे करके अब एरिया वेक्टर कहां हो जाएगा स्टूडेंट, तो वो यहां हो जाएगा, ये वाला। ये है कौन सा, एरिया वेक्टर। अच्छा अब स्टूडेंट्स एरिया वेक्टर, तो आई होप सो अब आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि सर ये 90 डिग्री का एंगल है, ये 90 डिग्री का एंगल है, तो यहां पर
ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा होगा और ये वाला एंगल यहां पर थीटा हो जाएगा। अब सोचिए ये व्हाइट वाली डायरेक्शन किसकी है, तो वो है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की। एरिया वेक्टर क्या है, ये ग्रीन वाली लाइन E, और एंगल किसके बीच में बन रहा है, इन्हीं दोनों के बीच में तो बन रहा है। तो इसीलिए यहां पर थीटा हमारे पास में क्या है, तो थीटा EA cos थीटा में थीटा क्या है, तो थीटा है एंगल बिटवीन इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E एंड एरिया वेक्टर A। तो आई होप सो स्टूडेंट्स ये पूरा फॉर्मूला, पूरा हिस्सा, पूरा कॉन्सेप्ट आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, इतना हिस्सा सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। ठीक है, तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पढ़ते चलिए, मजे लीजिए। ठीक है, तो ये हो गया स्टूडेंट इसका एक सिग्निफिकेंट फॉर्मूला। ठीक है, अच्छा अब यहां पर क्या हम इसकी यूनिट बना सकते हैं? ठीक है, तो चलिए आइए इसकी यूनिट को देख लेते हैं। ठीक है, कि यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसकी यूनिट क्या होगी? तो इसकी यूनिट के लिए हम फॉर्मूला क्या बनाएंगे, तो हम लिखेंगे यूनिट ऑफ E मल्टीप्लाई बाय यूनिट ऑफ A। ठीक है, तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट याद कीजिए न्यूटन पर कूलम होती है। एरिया वेक्टर का तो वो होता है मीटर स्क्वायर। अब चीजें इससे थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करके ऐसा लिख सकते हैं न्यूटन कूलम इनवर्स मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट। अब सर यूनिट बता दी है तो इसके डायमेंशंस को भी देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं इसके डायमेंशंस को। तो डायमेंशनल फॉर्मूला, चलिए इसके डायमेंशनल फॉर्मूले को देखते हैं। तो स्टूडेंट्स डायमेंशनल फॉर्मूले के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए इसी फॉर्मूले से, यहीं से E के डायमेंशंस चाहिए और A के। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, तो वो होता है EA, यही है cos थीटा, उसकी खैर कोई डायमेंशंस नहीं है इसलिए यहां पर सिर्फ EA अपन ये मेन फॉर्मूले से बात करें। ठीक है, चलिए अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स को याद कीजिए। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता था, फोर्स अपॉन में Q। याद कीजिए एरिया का तो A, या एरिया को अपन लिख सकते हैं कि सर एरिया में होता है लेंथ का स्क्वायर, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। चलिए फोर्स की मैंने आपको कई बार बताते चल रहा हूं कि फोर्स के डायमेंशंस याद कर लिया आपका काम हो जाएगा। तो फोर्स के डायमेंशंस होते हैं MLT-2, एरिया के L स्क्वायर डिवाइड बाय, अगर हम चार्ज की बात करें तो चार्ज क्या होता है AT, ये भी मैं बता चुका हूं। चार्ज के डायमेंशंस कितना होता है AT, A मींस एम्पियर और T मतलब A मतलब एरिया नहीं है, एम्पियर है, T मतलब टाइम। अब देखिए स्टूडेंट्स इसको ओवरऑल अगर अपन कंप्लीट करेंगे तो M L की पावर 3 ये ऊपर जाएगा तो एक और माइनस T की पावर -1 और एम्पियर इनवर्स। तो ये होंगे स्टूडेंट्स यहां पर क्या इलेक्ट्रिक फ्लक्स के डायमेंशंस। तो यहां पर यहां से भी आप लोगों से देखिए ऑब्जेक्टिव्स वगैरह बहुत बनते हैं यहां से। ठीक है, 1 मार्क्स 2 मार्क्स के क्वेश्चंस। तो आई होप सो स्टूडेंट ये पूरा कॉन्सेप्ट आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं कि सर ये तो हर बार आपने क्या बताया, ये हमने एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड से स्टडी करी। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड कम ज्यादा नहीं था। ठीक है, एक जैसा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, हर जगह इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, तब तक तो ये ठीक है, बहुत अच्छा है। लेकिन सर जब क्या होगा, जब नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यानी अब हम कैलकुलेट करेंगे क्या, तो हम कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू नॉन यूनिफॉर्म फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इससे कैलकुलेशन कैसे करना है? ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड शेप भी इरेगुलर कौन सा हो सकता है, जैसे अब इमेजिन कीजिएगा यहां पर हमारे पास एक चार्ज पार्टिकल है, चार्ज पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, इसने ये अपने चारों तरफ अपना इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे प्रोड्यूस कर रहा है। अच्छा, अब स्टूडेंट्स यहां पर चीजों को समझिएगा
कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे जैसे आगे, तो क्राउडिंग देखिए इनके बीच की डिस्टेंस बढ़ते जा रही है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होते जा रहा है। तो ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, हर जगह एक जैसा नहीं है। अब हमने यहां पर क्या करा, एक सरफेस ले ली, और सरफेस भी हमने यहां पर कुछ इस तरीके से कुछ ऐसी सरफेस ले ली, ये अनइवन सरफेस। अब इससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड भी नॉन यूनिफॉर्म है और इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी जो सरफेस है वो भी नॉन यूनिफॉर्म है। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब ऐसी चीज के लिए हम लोगों के लिए कैसे इस चीज को हम कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए, अब यहां पर ऐसे सिचुएशंस के लिए कि सर हर जगह पर हम सबसे पहली बात तो अगर हमारे सिंपल से फॉर्मूले की बात करें तो हमारे पास में इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है, वो होता है E डॉट ए, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। अब यहां पर एक और चीज ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स कि जैसे ही अपन प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो दैट इज ई ए कॉस थीटा, ठीक है, ई ए कॉस थीटा। नाउ अब स्टूडेंट्स यहां पर अपने को देखना है कि हमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी चाहिए, एरिया भी चाहिए और एंगल भी चाहिए, तब ही जाके हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए, अब यहां पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे तो एक अलग है, जो भी है ई, ठीक है। अच्छा, फिर एरिया, तो एरिया वेक्टर मैंने आप लोगों को बताया था कि एरिया वेक्टर हम कैसे हैं, तो एरिया वेक्टर देखने का है कि सर यहां पर ये परपेंडिकुलर 90 डिग्री, तो यहां पर ये आएगा इसका एरिया वेक्टर और यहां पर थीटा लेंगे। फिर उसके बाद सर यहां पर अगर देखेंगे तो यहां पर एरिया वेक्टर इस तरफ आएगा, यहां पर देखेंगे तो एरिया वेक्टर कुछ ऐसे जा रहा है, यहां पर देखेंगे तो एरिया वेक्टर कुछ ऐसे जा रहा है। अच्छा, यहां पर देखेंगे तो एरिया वेक्टर कुछ ऐसे जा रहा है, मतलब क्या 90 डिग्री पे होना चाहिए, ये ऐसे करके कुछ। अब यहां पर क्या होगा सर, हर बार थीटा 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 चेंज हो रहा है, बार बार थीटा चेंज हो रहा है। कितनी बार? बोले सर हर एक पॉइंट पर थीटा चेंज हो रहा है। तो स्टूडेंट्स, जब भी हर एक पॉइंट पर थीटा चेंज होगा, हर एक जगह पर थीटा चेंज हो रहा है, हर एक प्लेस पे चीजें चेंज हो रही है, तब इस समय पर हम ऐसे कैलकुलेशन को कैसे करेंगे, तब हम यहां पर एक हेल्प लेंगे मैथमेटिक्स की एक ब्रांच की, जिसे हम कहते हैं कैलकुलस। अच्छा, अब उसको करने के लिए मुझे निकालना है, देखिए मैंने सबसे पहले यहां पर छोटा सा, तो ये एक बड़ी छोटी सी सरफेस मैंने कट करी, बड़ा छोटा सा सरफेस, और इस सरफेस को नाम हमने क्या दिया, इस बार बहुत छोटी सी सरफेस है, तो दिस स्मॉल सरफेस वी कॉल्ड डीएस, दैट इज अ स्मॉल सरफेस। अच्छा, अब इस स्मॉल सरफेस का हम कैलकुलेशन करें। अब स्मॉल सरफेस से जो फ्लक्स गुजरेगा, वो फ्लक्स भी बहुत छोटा सा होगा और वो फ्लक्स भी बहुत छोटा सा डीई। यहां पर डी का मतलब ही क्या है, वेरी स्मॉल। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो वो होगा ई। अच्छा, अब यहां पर समझिएगा कि यहां पर इस बार मैंने सरफेस कौन सी ले ली, तो वो सरफेस यानी एरिया की जगह डीएस, और एंगल क्या है इसके साथ में जो लिंक है वो है कॉस थीटा, ठीक है। तो यहां पर ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने निकाला, इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विथ स्मॉल सरफेस डीएस, डीएस है, इसके पास भी एरिया है, ठीक है। अच्छा, अब मुझे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है इस पूरी सरफेस से कितना है, तब यहां पर अपन क्या लिखेंगे, तो हम यहां पर कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विथ होल सरफेस। अच्छा, अब होल सरफेस से निकालेंगे तो वो पूरा अपन ने मान लिया फाई ई, तब यहां पर मुझे क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है। इंटीग्रेट करने का मतलब क्या है कि यहां पर हर एक हिस्से का इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। अच्छा, अब यहां पर एक और चीज सोचिएगा कि सर प्लस, फिर से मैं क्या करूंगा, ईडीएस कॉस थीटा 1, फिर यहां पर थीटा 2, फिर ईडीएस कॉस थीटा 3 प्लस डॉट डॉट डॉट, ऐसे चलते जाएगा। बोले सर ऐसा क्यों करा,
ऐसा इसलिए करा क्योंकि देखिए इस फॉर्मूले जब जब जैसे जैसे एंगल चेंज होगा, जैसे यहां का एंगल अलग, यहां का एंगल अलग, यहां का एंगल अलग, यहां का एंगल अलग, तो मुझे कैलकुलेशन भी उतनी बार करना पड़ेगा। और फिर फाइनली इन सब को हम क्या करेंगे, इकट्ठा करके एक आंसर बताएंगे और इसी पार्ट को हम बोलेंगे कि हमें इसी पूरी इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है। अब स्टूडेंट्स हमारे सामने ये एक बहुत बड़ी सिचुएशन हो जाती है कि सर जब थीटा बार बार चेंज हो तो क्या हम इसका, थीटा अगर हर एक पॉइंट पे चेंज हो रहा होगा तो क्या हम इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं? तो इसका जवाब है नहीं। हम इसका कैलकुलेशन इतना डिफिकल्ट हो जाएगा, इतना टफ हो जाएगा। तब हम क्या करते हैं, हम कोशिश ये करेंगे कि थीटा की वैल्यू 1 हो। 1 का मतलब कोई भी एक वैल्यू हो। अच्छा सर अगर हम ऐसा नहीं कर पा रहे, एक वैल्यू नहीं है, तो हमने बोला ठीक है 2 कर लो। बोलो सर 2 नहीं कर पाए तो ठीक है 4 कर लो, 5 कर लो, 6 कर लो, 8 कर लो, 10 कर लो। इतना ही आप थीटा इतनी ही बार चेंज होना चाहिए जितना हम हमारे हिसाब से कैलकुलेशन कर सकें। अगर ज्यादा बार थीटा हर एक पॉइंट पर चेंज हो रहा है तब हम वहां पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट करना बहुत डिफिकल्ट होता है। ठीक है, चलिए मैं कुछ न्यूमेरिकल बताऊंगा, एप्लीकेशंस देखेंगे, वहां पर भी इन सारी चीजों को समझेंगे। तो ये था इसका इंटीग्रेशन पार्ट कि एक स्मॉल सरफेस जब चेंज हो रहा होगा तब हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे। नाउ स्टूडेंट्स अब आगे बढ़ते हैं हम लोग एक और इससे। अब ये समझिएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाय अ क्लोज्ड सरफेस। ठीक है, अब क्लोज्ड सरफेस के इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, चलिए देखिए। सबसे पहले तो हम ये मान रहे हैं, क्या मान रहे हैं कि लेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कैसा कंसीडर कर रहे हैं कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक समान, ठीक है, एक जैसा। अब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। चलिए अब समझिएगा, अब सबसे पहले क्या है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और इसका जो सोर्स है, ठीक है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रिएट करने का जो सोर्स है, सोर्स इज आउटसाइड। सोर्स कहां है? आउटसाइड दी सरफेस। इस सरफेस के आउटसाइड पर है इसका सोर्स, ठीक है। अच्छा अब इस सरफेस के बाहर है अगर इसका सोर्स, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। चलिए तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसका तरीका क्या था, E A cos थीटा, ठीक है। अच्छा अब समझिएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे इसके चारों तरफ ऐसे निकल रहा है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। मैं कलर चेंज करता हूं कि व्हाइट में व्हाइट मैच हो गया कुछ इस तरह से। तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका सोर्स कहां है? बाहर, मतलब इस सरफेस के बाहर कहीं पर है इसका सोर्स, ठीक है। चलिए अब इसका कैलकुलेशन, तो सबसे पहली चीज मैंने क्या कहा था कि सर हम इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो हम इसका कैलकुलेशन करेंगे कि हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट करना है तो एंगल कितनी बार चेंज हो रहा है या कितने सरफेसेस हैं। एंगल इतनी बार चेंज होगा जितनी सरफेस है। तो इसके पास कितनी सरफेस है? बिल्कुल इसके पास 6 सरफेस है। अच्छा 6 सरफेस है तो हमारा कैलकुलेशन क्या होगा, ये पहले के लिए, अच्छा क्लोज्ड सरफेस की बात कर रहे हैं तो यहां पर इंटीग्रेशन कैसा करेंगे, क्लोज्ड इंटीग्रेशन इस पूरी सरफेस का, एस का, और इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो वो होगा E डॉट ए, यही होगा, ठीक है। बट अब इसी को और आगे समझिएगा कि सर यहां पर तो अलग अलग सरफेस है, तो एक है सरफेस S1। अच्छा S1 इस पहली सरफेस पे, अच्छा अब ध्यान से देख जाइएगा, तो थोड़ा सा मैं इसे समझाने के लिए एक ये वर्ड ये वाला हिस्सा यूज करता हूं। देखिए जैसे इस तरीके से, अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स इधर है तो ये इस सरफेस को नाम अपन ने दे दिया सरफेस 1। अच्छा अब सरफेस 1, ठीक है। अब जैसे इसको इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इसका एरिया वेक्टर कहां होगा, तो इसका मैंने आप लोगों को बताया था कि एरिया वेक्टर हमेशा पेन रख दो तो बाहर की तरफ, इधर से इसका एरिया वेक्टर ये, इसका एरिया वेक्टर ये, नीचे का ये, इसका एरिया वेक्टर ये। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है, इसका एरिया वेक्टर इधर, यानी यहां पर एंगल अलग बनेगा तो E, और वहां पर अपन एक स्मॉल एलिमेंट, और यहां पर क्या हो जाएगा cos θ1। अब वो जो भी बने, तो वो फिलहाल हमको यहां पर दिख रहा है कि 180 होगा, ठीक है। और cos 180 की वैल्यू कितनी होती है, -1। इसी तरीके से, ठीक है,
अब इसी तरीके से सरफेस 2 के लिए, तो सरफेस 2 के लिए ई ds cos थीटा 2, ये दूसरी सरफेस के लिए दूसरा एंगल बनेगा। अब दूसरी सरफेस आप यहां मान लीजिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है, इसका एरिया वेक्टर, इनके बीच में एंगल कितना होगा 90 डिग्री। तो ऐसे करते करते मुझे इसके पास कितनी सरफेस है, तो ऐसे इसके पास करते करते 6 सरफेस है। तो 6 सरफेस को मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा। बात समझ में आई कि इस सरफेस के लिए अलग, 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 नीचे की, इन सब सरफेस के लिए अपने को अलग अलग कैलकुलेट करना। और जैसे ही सर हम इसको कैलकुलेट कर देंगे और इन सब का इंटीग्रेट, इन सबको इकट्ठा कर देंगे, तो इस सरफेस से पास होने वाला टोटल फ्लक्स हमको मिल जाएगा। अब स्टूडेंट्स यहां पर समझिएगा कि देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स इससे टोटल कितना पास हो रहा है, तो इस सरफेस से समझिएगा कि जैसे इधर से यहां से निकला तो यहां पर 180 डिग्री का एंगल बना, cos 180 की वैल्यू -1। अच्छा इधर से निकलेगा, जब दूसरी सरफेस से निकलेगा, दूसरी सरफेस इससे बाहर निकला, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल 0। ठीक है, जैसे 0 तो cos 0 की वैल्यू 1, इसकी आई थी -1, इसकी आई थी 1, दोनों का एडिशन करेंगे तो 0। ऊपर के लिए 90, यहां से देखिए इसका एरिया वेक्टर ऐसा है, सरफेस इधर गई तो 90, इसका एरिया वेक्टर इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर 90, इसका एरिया वेक्टर इधर पीछे 90, मतलब इनकी वजह से तो cos 90 की वैल्यू 0, और यहां पर -1 और इसके लिए +1, यानी इसका ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा 0। बात कुछ समझ में आई, क्योंकि हमने इसको माना कौन सा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी ई हर जगह एक जैसा है। और अगर अपन इसको क्यूब मान रहे, सारी सरफेसेस भी एक जैसी है, तो इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कैलकुलेशन 0 होगा। ये थोड़ा सा मैंने आप लोगों को थोड़ा सा एक आइडिया दिया है, ठीक है, इसको न्यूमेरिकल के साथ में और समझते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये दोनों ही चीज मैं बता चुका हूं आप लोगों को, इसकी यूनिट और डायमेंशंस। अब एक ये हमारे पास में न्यूमेरिकल आता है, इस न्यूमेरिकल को समझिएगा अच्छे से। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेशन करने का थोड़ा सा एक आइडिया लगेगा। सबसे पहले द इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट इज इन द गिवन फिगर, इस फिगर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का, अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड उसने हम लोगों को दे रखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी, ई एक्स डायरेक्शन में, मतलब एक्स डायरेक्शन में ही इलेक्ट्रिक फील्ड है, और वो कितना है अल्फा x टू द पावर 1/2 के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। समझिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है, बदल रहा है, किसके, जैसे जैसे देखिए x के ऊपर डिपेंड कर रहा है ना, यानी जैसे जैसे x बदलते जाएगा तो x के साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड x डायरेक्शन का भी बदलते जाएगा। लेकिन y और z डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 0। इसका मतलब हम समझ गए कि सारा का सारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक ही डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में वर्क कर रहा है। बाकी y डायरेक्शन का 0, z डायरेक्शन का 0 क्वेश्चन में गिवन। फिर यहां पर अल्फा की वैल्यू दे दी, अल्फा की वैल्यू दे दी है 800 न्यूटन पर कूलम मीटर की पावर 1/2। अच्छा ये कैसे, तो उसकी यूनिट यहां से हम समझ सकते हैं, अल्फा की वैल्यू, इसकी यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम, ये मीटर, तो वो उधर जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब कैलकुलेट फ्लक्स, अब हमको कैलकुलेट करना है फ्लक्स, इस पूरे क्यूब से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट कर रहा है, ये अपने को निकालना है। अच्छा अज्यूम साइड ऑफ द क्यूब, क्यूब की जो साइड है वो a है, और a इज इक्वल टू कितना है 0.1 मीटर। फिर हमको और भी एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है कि हमको हो सकता है यहां पर क्वेश्चन में √2 की वैल्यू रिक्वायरमेंट हो, √10 की वैल्यू की रिक्वायरमेंट हो, तो वो दिए रखिए। चलिए तो स्टूडेंट्स समझिएगा, यहां पर हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट करना है। तो इस क्यूब के पास कितनी सरफेसेस हैं, सबसे पहले तो ये चीज समझिएगा, ध्यान से देखते जाइएगा। तो हम इस सरफेस को नाम दे देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत अच्छे से देखिएगा। ठीक है, तो इस सबसे पहली ध्यान से देखते जाइएगा कि इस सरफेस को मैं ये जो इधर वाली दिख रही है इसको 1 सरफेस बोल रहा हूं। ठीक है, इस ऊपर वाली को 2 नंबर की सरफेस, इसको 3 और नीचे वाली को 4। अच्छा यहां सामने वाली जो दिख रही है इसको 5 नंबर की सरफेस, और जो पीछे दिख रही है उसको 6 नंबर की सरफेस। ठीक है, थोड़ा सा 3D है, ध्यान दीजिएगा कि इस वाली, ध्यान से देखिए कैसे मैंने इसको किया। इस सरफेस को 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5 और इसको पीछे वाली को 6 सरफेस। इन 6 सरफेस के लिए अपने को कैलकुलेशन करना है। ठीक है, अच्छा अब
इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो हमको हर एक केस में पता है कि सर इस पहली सरफेस के लिए इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, ठीक है। अब चाहे पहली की बात करो, दूसरी, तीसरी, सबके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो एक्स डायरेक्शन में है, ये क्वेश्चन में हमको गिवन है। नाउ अब इसका एरिया वेक्टर तो ध्यान से देखते जाइएगा, इस पहली सरफेस का एरिया वेक्टर किधर है, तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हम करके ऐसे बनाएंगे। इसका मतलब इस सरफेस के लिए एरिया वेक्टर की डायरेक्शन यहां, और ये एंगल यहां पर आप आई होप सो समझ में आ गया होगा कि कितना बनेगा 180। क्लियर। अब सेकंड सरफेस के लिए देखते हैं। तो सेकंड सरफेस के लिए, इस सेकंड वाली सरफेस के लिए इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये, एरिया वेक्टर इसमें क्या होगा, तो इसका एरिया वेक्टर ऐसे 90 डिग्री का एंगल। तो सेकंड वाली जैसे इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, एरिया वेक्टर ऐसे पेन रख देंगे तो 90 डिग्री का एंगल क्रिएट हुआ। नाउ थर्ड सरफेस, अब थर्ड सरफेस के लिए देखेंगे तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो यही वाली है। अब इस सरफेस का एरिया वेक्टर ऐसे पेन रखेंगे, इधर ही जाएगा, तो इसका एरिया वेक्टर इसी डायरेक्शन में ऐसा जाएगा, मतलब यहां पर हमें एंगल 0 दिखेगा, ठीक है। अब नीचे वाले के लिए देख लेते हैं फटाफट से, तो इसका इधर जाएगा ऐसे, और इसका एरिया वेक्टर कितना होगा स्टूडेंट्स, तो इसका एरिया वेक्टर इधर होगा, ठीक है। यहां पर भी ये 90 डिग्री का एंगल चारों की वजह से। अब पांचवी की वजह से देख लेते हैं, तो फिफ्थ पेज पे, यानी फिफ्थ पेज के सामने वाला है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर है, इसका एरिया वेक्टर ऐसे जाएगा, तो इसका एरिया वेक्टर ऐसे बाहर आएगा, ये बाहर की तरफ, और यहां पर भी ये कितने डिग्री का एंगल क्रिएट होगा, 90 डिग्री का। नाउ सिक्स सरफेस की तरफ बात करते हैं, जो पीछे वाली, तो पीछे वाली सरफेस के लिए भी एरिया, अच्छा उसका एरिया वेक्टर किधर जाएगा, तो पीछे वाली सरफेस का एरिया वेक्टर ऐसे जाएगा पीछे, और यहां पर ये एंगल 90 डिग्री होगा। इमेजिन कर पा रहे हो ना, पीछे से ऐसे, तो एरिया वेक्टर ये ऐसे कुछ, ठीक है। तो अब बस यहीं पर अपने को कैलकुलेशन करना है स्टूडेंट्स। चलिए आइए तो करते हैं, कोई बहुत भारी बात नहीं है, मैं बहुत शांति से पढ़ा रहा हूं, क्योंकि हम लोगों को सबसे पहले एंगल एक बार देखना समझ में आ गया तो सारी चीजें बहुत अच्छे से हो जाएगी। तो अब सोचिएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट करते हैं। तो हमारे पास में इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है हमारे पास में एरिया वेक्टर डॉट ई डॉट एरिया वेक्टर, ठीक है। चलिए अब मैंने आप लोगों को बताया था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट करना है तो अपने को कितनी सरफेसेस के लिए काम करना पड़ेगा, यहां पर 6 सरफेस के लिए काम करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा 6 सरफेस के लिए, तो यहां पर पहली सरफेस के लिए ई एक्स, ठीक है, ये एक्स इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स। अच्छा अब यहां पर पहली सरफेस वाला है ना, तो S1 लिख देता हूं मैं, फिर यहां पर एक छोटा सा एलिमेंट कट करेंगे अपन, और वो एलिमेंट कौन सा होगा, ds, ठीक है, छोटा सा एलिमेंट या छोटा सा एरिया वेक्टर ds। नाउ ठीक है, या छोटा सा, अब यहां पर एक और चीज कर लेते हैं, cos 180, ठीक है, प्लस सेकेंड वाली सरफेस के लिए लेंगे तो ds2, यहां पर क्या हो जाएगा ex ds, सेकेंड सरफेस के लिए यहां पर एंगल था cos 90, फिर इसी तरीके से S3 के लिए लेंगे तो यहां पर ex ds cos 90, थर्ड सरफेस के लिए 0 था एंगल, ठीक है, फिर ex ds, और बाकी सभी सरफेस के लिए 90 डिग्री है फोर्थ सरफेस के लिए, ठीक है, फिर प्लस यहां पर ex ds cos 90 फिफ्थ के लिए भी, और सरफेस कौन सा है ex ds cos 90, ये है 6 सरफेस के लिए, सबके एंगल लिख दिए। अच्छा अब एक चीज हम बहुत अच्छे से जानते हैं, एक चीज हम क्या जानते हैं स्टूडेंट्स, कि जो cos 90 की वैल्यू होती है 0, cos 0 की वैल्यू होती है 1, और cos 180 की वैल्यू होती है -1।
तो बस जितने भी 90-90 वाले, तो 90-90 वाले 4 जगह पर एंगल बन रहे थे वो सब 0 हो जाएंगे, तो उसको हम कैलकुलेशन में इंक्लूड ही नहीं करें। अब बाकी के दूसरे हिस्सों को देखते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई, अच्छा EX कितना है, तो वो हम लोगों को स्टूडेंट्स गिवन है अल्फा x टू द पावर 1/2 और यहां पर cos कितना है, तो यहां पर है cos 180 की वैल्यू -1, ठीक है। और देखिए ये E की वैल्यू रखी cos 180 की और लास्ट में अपन ने किसको पुट किया, ds का प्लस। अब इंटीग्रेट अपने को ये तो 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, सिर्फ 0 वाले काम आएगा, तो इसका EX की वैल्यू कितनी है, अल्फा x टू द पावर 1/2 ds और cos 0 की वैल्यू होती है 1। बस इन्हीं दो से कैलकुलेट करना है। अच्छा अब यहां पर एक और चीज समझते चलिएगा, ठीक है, कि यहां पर कितना हो जाएगा, ये तो माइनस साइन है तो सबसे आगे मैंने यूज कर लिया, अल्फा अभी फिलहाल एज इट इज रहने देते हैं। अच्छा x की जगह पर क्या रख सकते हैं, तो x की जगह पर सोचिए कि हम सबसे पहले कौन सी सरफेस की बात कर रहे थे, तो ये थी सरफेस नंबर 1। अच्छा सरफेस नंबर 1, तो देखिए यहां पर क्वेश्चन में हम लोगों को गिवन है कि यहां से यहां तक की, ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, a, मतलब x की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, a, तो यहां पर कितना हो जाएगा, a की पावर 1/2 ds एज इट इज, देन प्लस अल्फा की वैल्यू बाद में देखेंगे। अच्छा ये कौन सी सरफेस के लिए था, दैट इज द S3 सरफेस। अच्छा अल्फा x की जगह पे, अब x की जगह पे देखिए ये थर्ड सरफेस कहां पर है, ये वाली पहली सरफेस थी a डिस्टेंस पर, दूसरी सरफेस कितनी है, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस फिर से देखिए a थी, तो ये डिस्टेंस थर्ड सरफेस 2a डिस्टेंस पर है और ds। नाउ स्टूडेंट्स अब यहां पर हम लोगों को इसका क्या करना होगा, इंटीग्रेशन। तो देखिए माइनस अल्फा a टू द पावर 1/2। अच्छा अब सरफेस का इंटीग्रेशन, अच्छा इंटीग्रेशन का मतलब इकट्ठा, तो पहली सरफेस का इंटीग्रेशन, तो सोचिए ना इस पहली सरफेस का इंटीग्रेशन, तो इसकी लेंथ है a, ब्रेड्थ भी है a और ये पूरा एक क्या बन जाता है, ये क्यूब है, तो क्यूब की एक सरफेस का क्या होगा, तो वो होगा a² प्लस यहां पर भी क्या होगा स्टूडेंट्स, अल्फा, और यहां पर ठीक है, तो 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, √2 a की पावर 1/2 और ds की जगह फिर से क्या हो जाएगा, a²। अब स्टूडेंट्स इन सब को हमें कैलकुलेट करके इसका फाइनल आंसर बताना है, यही होगा हमारे इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कैलकुलेशन। चलिए स्टूडेंट्स, तो अब यहां से सबसे पहले तो अपन कुछ कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो हम अगर इसमें से कॉमन पार्ट वाला देखेंगे तो कॉमन हमारे पास में क्या आ जाएगा, अल्फा a की पावर 1/2 देन a², ये हमने कॉमन ले लिया। तो यहां कितना, अच्छा प्लस वाला था तो इसको पहले लिख दिया, यहां पर बच जाएगा √2 और वहां से बच जाएगा -1। क्लियर। अब इसको हम और एज इट इज लिख सकते हैं कैसे, कि अल्फा इसमें पावर सब बेस से में पावर ऐड हो जाएगी तो कितना हो जाएगा 5/2, तो 1 टू द पावर 5/2, ठीक है। अच्छा 5/2 या फिर ठीक है 5/2 रहने देते हैं और यहां पर √2 -1। अब इन सब की वैल्यूज को यहां पर रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो अल्फा कितना है, तो अल्फा है हमारे पास 800। ए कितना दिया है, तो ए हमें गिवन है 0.1 की पावर 5/2, ठीक है। अच्छा फिर इसके बाद में क्या है, √2 -1। अब स्टूडेंट्स क्या हम इसका कैलकुलेशन इजीली कर सकते हैं, तो बिल्कुल हम इसका कैलकुलेशन इजीली कर सकते हैं। कैसे करेंगे, चलिए तो मैं इसे ले चलता हूं एक अगली स्लाइड पर, ठीक है, इतने हिस्से को, ताकि अब हम लोग इसका क्या कर सकें कैलकुलेशन में। आप लोगों को अगली स्लाइड पर थोड़ी सी जगह कम है। चलिए तो अब इसका कैलकुलेशन देखते जाइएगा।
तो देखिए सबसे पहले फ्लक्स E यहां पर कितना है 800, क्या हम इसे ऐसा लिख सकते हैं 0.1/10 की पावर 5/2। अब 5/2 इधर क्या चल रहा है, तो √2 को अपन लिख सकते हैं 1.41 - 1। देन अब यहां पर किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे स्टूडेंट्स, तो देखिए सबसे पहले पावर 5, तो एक चीज तो हम लोगों को इतना तो पता है, मैं इसे ऐसे कर दूं तो अगर किसी को कोई दिक्कत है क्या कि 1/10 की पावर 5 और ऊपर कितनी है 1/2, यहां पर कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 0.41। देखिए क्या करा है स्टूडेंट, मैंने सिर्फ 5 पावर दी, 5 पावर इसको भी दे दी, इसको भी दे दी। अच्छा अब क्या होगा, तो यहां पर हो जाएगा 800, 1 की पावर तो कुछ भी हो 1 ही होगा, और नीचे 10⁵ का मतलब यहां पर 5 zeros। ठीक है, अब 1/2 यहां कितना बच रहा है 0.41। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हमको मालूम है कि अगर रूट है तो रूट में से दो के पेयर बना के बाहर निकलेगी चीजें, तो दो के पेयर, इसका बन जाएगा, इसका बन जाएगा, एक √10 रह जाएगा, यानी 100 √10, और इस तरफ क्या चल रहा है हमारे पास 0.41। अब यहां से ये 2 0 से 2 0 हम कैंसिल कर सकते हैं, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आ जाएगा स्टूडेंट, तो 8 × 0.41 डिवाइड बाय √10। अब इसीलिए क्वेश्चन में हम लोगों को √10 की वैल्यू गिवन थी, दैट इज द 3.16। अब 3.16 यहां पर √10 की वैल्यू 3.16। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो 8 1 = 8, 8 2 = 32। ठीक है, पॉइंट यहां पर। अब देखिए इसे भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो इसका एग्जैक्टली अगर अपन आंसर देखेंगे तो देखिए यहां पर, अच्छा 2 डिजिट के बाद था ना, मैंने पॉइंट गलत जगह पे प्लेस कर दिया है। ठीक है, यहां पर, तो ये पॉइंट से पॉइंट कैंसल। अब इसे हम एग्जैक्टली और करना चाहते हैं, तो जैसे 328 में हम डिवाइड करते हैं किसका, 316 का, तो देखिए ये 1 टाइम में जाएगा, 316 यहां पर बच जाएगा 2, 1 कैंसल आउट, पॉइंट लगा के 0 बढ़ाएंगे। अच्छा जैसे 0 बढ़ाएंगे तो फिर भी नहीं जा रहा, फिर से एक 0 बढ़ा के यहां पर 0। अब थोड़ा सा समझिएगा कि ये 300 है, तो 4 टाइम में हम कितने 12 तक तो पहुंच ही जाएंगे। ठीक है, 12 तक पहुंच जाएंगे, लेकिन 16 भी बढ़ेगा तो ये 3 टाइम में जाएगा। तो इसका अप्रोक्सीमेटली आंसर अगर हम लगाएंगे तो वो कितना आ जाएगा, दैट इज 1.03। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आएगा 1.03, और इसका हम डायमेंशंस देख चुके हैं, न्यूटन कूलम मीटर स्क्वायर। तो इतना इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। आई होप सो स्टूडेंट, क्वेश्चन काफी अच्छा था, इंटरेस्टिंग था, आपकी एनसीईआरटी बुक का है ये क्वेश्चन। कैसे कैलकुलेशन किया हमने, आई होप सो समझ में आया होगा। ठीक है, तो आप बार बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, 2-3 बार देखिएगा, समझ में आ जाएगा आप लोगों को। तो ये था आज की क्लास में स्टूडेंट्स, हमारे पास में इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसा होता है, उसके कैलकुलेशन को कैसे करते हैं, ये आज की क्लास में हमने देखा। तो कैसे करके बताइएगा।